तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो पहला हमारा टॉपिक हो गया बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। दूसरा है ताप और लवणता, समुद्रों की, महासागरों की ताप और लवणता। तो बेसिकली ताप और लवणता जो होता है वो डायनामिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। इन दोनों की वजह से, इन दोनों के अंतर की वजह से ही ये जो है सारा मूवमेंट यहां पर रन करता है। अगला जो है हीट एंड सॉल्ट बजट, यानी कि जो ताप और जो बजट होता है, यानी कि लवणता बजट। तो ताप और लवणता बजट, तो ताप और लवणता बजट पहले भी हमने पढ़ा था। यहां बजट का क्या मतलब है? बजट का मतलब होता है किस प्रकार आगत और निर्गत हो रहा है, यानी जैसे आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है, उसी तरह से कितना जो है इनकमिंग आगत है, इनपुट है, और कितना आउटपुट है। तो यहां से उस बजट के माध्यम से हम बहुत सी चीजों का अंदाजा लगाते हैं कि यहां का क्लाइमेटिक सिस्टम कैसा होगा, यहां पे जो है ह्यूमिडिटी सिस्टम कैसा होगा, यहां का वनस्पतियां कैसी होंगी, यहां का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसके हिसाब से ओशिनोग्राफी में बहुत सी चीजों का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम समझते हैं कि आगे क्या है। अगला है ओशियन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब है कि समुद्रों के अंदर जो पाया जाता है, डिपॉजिट्स। तो सारी नदियां, हवाएं अपने साथ बहुत कुछ जो है स्थलों से लेकर चलती हैं और वो ले जाकर समुद्रों में निक्षेपित करती हैं। तो समुद्रों में जब वो निक्षेपित करती हैं, जब उसको डिपॉजिट करती हैं, तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या चीजें हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा समझते हैं कि क्या है और कैसे है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे वेव्स, यानी कि तरंगों पे। तो अब हम तरंगों पे बात करेंगे। तो जब सागर की तरंगों में मूवमेंट होते हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हलचल हो, तो ये वेव्स के रूप में आगे बढ़ती है, जो अपने साथ बहुत ढेर सारी जो है वो एनर्जी कैरी करती है। और इसके बहुत से ज्यादा जो है वो फायदे हैं, बहुत से ज्यादा इसके आउटपुट्स हैं। यहां तक कि वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का निर्माण यहां पर होता है, यानी हम इससे बिजली बना सकते हैं, ऊर्जा भी पैदा कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है करंट एंड टाइड्स, यानी कि यहीं पर निकल कर आ रहा है कि जो महासागरीय धाराएं हैं और महासागरीय जो है ज्वार हैं। तो ज्वार और भाटा का कॉन्सेप्ट हमें यहां पढ़ना है समुद्रों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा मरीन रिसोर्सेज। अब ये सिलेबस आप समझते जाइएगा, यूपीएससी ने जो सिलेबस में कहा है, तो कुल 11 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो 11 टॉपिक में मरीन, यानी कि मरीन रिसोर्सेज के अंदर 3 पार्ट पढ़ने, बायोटिक यानी जैविक संसाधन, जो मछलियां हैं, जो कोरल है, ये सभी संसाधन है। दूसरा मिनरल, या जो हमारा तेल निकाला जा रहा है, मैग्नीज यहां पे जो निकल रहा है, तो मिनरल जो है, मिनरल यहां पर हो गया। तीसरा एनर्जी, यानी ऊर्जा के संसाधन। तो ये जो चीजें हैं, ये 3 बहुत बड़े भूभाग हैं जो हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कोरल रीफ, यानी कि प्रवाल भित्तियां। ये प्रवाल भित्तियां बेसिकली ओशियन का एक तरह से कह सकते हैं एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो इस अगर कोरल को हम देखें तो किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस रूप में हमारे सामने काम कर रहा है। फिर है कोरल ब्लीचिंग। तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्रों का तापमान, जैसे इस बार आपने देखा कि सुपर अल नीनो आ रहा है, तो सुपर अल नीनो की वजह से तापमान गर्म हो जाएगा, पानी का जो है तापमान वो गर्म हो जाएगा। तो यहां पर कोरल ब्लीचिंग यहां पर पाई जाएगी। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है, किस रूप में काम कर रही है? सी लेवल चेंजेस। अब लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो क्या होगा, जो ताजा पानी है वो आकर खारे पानी मिलेगा और समुद्र तल का स्तर बढ़ जाएगा। तो सी लेवल के जो यानी कि समुद्र तल में क्या बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव किस रूप में है, उस बदलाव को पॉजिटिव कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा, राइट। तो इस रूप को हम जरा समझते हैं। अगला है लॉ ऑफ द सी एंड मरीन पॉल्यूशन, यानी कि जो समुद्रों के नियम क्या है और समुद्री प्रदूषण। तो आजकल यहां से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं क्योंकि कंटेम्प्रोरी है। तो समुद्रों के नियम क्या है और समुद्रों का जो है वो पॉल्यूशन क्या क्या है। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस का पार्ट रहा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें ये 11 टॉपिक कवर करने। तो जैसा मैंने बताया कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं और अगर हम इसको 1 into 5 यानी जो टॉपिक है, अगर हम इसके 5 डायमेंशन कवर करते हैं, इस पे आंसर राइटिंग कर लेते हैं, तो ये बड़े अच्छे मार्क्स हमें देता है, बहुत अच्छे जो है वो हमें आउटपुट देता है और हम वहां पे बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है आउटपुट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो इसी रूप में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने ये सिलेबस देखा, अब इस सिलेबस को हम लोग माइंड मैप के नोट्स में कवर करेंगे, ताकि माइंड मैप के नोट्स से हमें पढ़ना, लिखना, याद करना और आंसर राइटिंग में चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि जो ये हमने मेहनत की है वो आपको अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है। तो आप जैसा हमसे कहेंगे कि हाँ सर ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और ये मेथड हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग मेथड है, तो वी विल स्टार्ट इट और हम यहां से उसको काम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन ओशिनोग्राफी के। तो ओशिनोग्राफी की अगर हम बात करें तो जो समुद्र विज्ञान है, यानी कि जिसे ओशिनोग्राफी कहा जाता है,
ये इसका तात्पर्य क्या है, ये समुद्र के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। दैट इज अ कोर, एक ज्योग्राफी का एक कोर एरिया है, एक पार्ट है उसका। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड सीज एज द ज्योग्राफिक साइंस, यानी भूगोल के विज्ञान में ये समुद्रों के और महासागरों और सागरों के अध्ययन के लिए बनाया गया एक विशेष विज्ञान है, एक विशेष शाखा है, जिसका जो कोर वैल्यू है, जिसका कोर स्टडी जो है, ठीक है, वो यहां पर इसका सीधा सा मकसद है कि हमें इसके बारे में, हमें सिर्फ समुद्र विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है, विशेषज्ञता लेकर आनी है, क्योंकि आने वाले समय में मानव के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका अदा करता है। अब दूसरा जो पॉइंट है कि आखिर ये समुद्र है कहां, ये हमारे इस पूरे ग्लोब पर कहां और कितना भाग रखता है। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो जल वितरण तथ्य, यानी कि पृथ्वी पर 71%, 71% क्या है, हमारा वाटर है, और 29% यानी कि केवल 29% हमारा स्थल है, यानी लैंड है। तो अर्थ वाटर डिस्ट्रीब्यूट फैक्ट्स जो अगर हम बात करें, 71% वाटर एंड 29% लैंड कवरेज ऑन द अर्थ। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ को, जो हमारी अर्थ जो है उसको हम लोग बेसिकली वाटर प्लैनेट भी कह सकते हैं। डोमिनेंस ऑफ वाटर दिखाई पड़ता है। 71% जो है हमारी इस पृथ्वी पर जो है वो जल का आधिपत्य है। सो दैट इज अ वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहां पर माना जाता है। तो 71% जल है और 29% जो है वो वितरण जो है लैंड का है। आइए हम बात करते हैं तो आखिर टोटल हमारे पास जलमंडल, यानी जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर, तो 4 आयाम होते हैं। लिथोस्फीयर यानी जहां पर चट्टान पाई जाती है, एटमॉस्फियर जो वायुमंडल है, हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल, और बायोस्फीयर जो जीवन है, जो पेड़ पौधे मनुष्य, ये सब कुछ जो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये 4 आयाम होते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोस्फीयर का वॉल्यूम कितना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोस्फीयर का जो वॉल्यूम है, माना जाता है कि जो आयतन के हिसाब से हमारे पास टोटल पानी है 1.25 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स, राइट, इतना जो है घन किलोमीटर जो है जल, चूंकि ये क्या है, एक आयतन इसका हम जो नापते हैं, तो पानी का आयतन कितना है हमारी इस पृथ्वी पर 1.25 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो है वो वाटर का वॉल्यूम है, यानी जल का कुल आयतन 25 अरब घन किलोमीटर जो है वो है। इतना जल हमारे इस धरती पर हमारे पास मौजूद है, और उस जो ये जल है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो आखिर सेगमेंट हमारे पृथ्वी को क्या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, डोमिनेंस ऑफ जो ब्लू लाइट है, जो हमारा ओशियन है, जो वाटर है, वो स्कैटरिंग करता है ब्लू लाइट का। तो अगर हम बात करें तो जलीय ग्रह अवधारणा इसको बोलते हैं, यानी कि एक्वेटिक प्लैनेट कॉन्सेप्ट। तो एक्वेटिक प्लैनेट कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ कॉल्ड वाटर प्लैनेट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ वाटर, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, 71% हमारे पास वाटर जो है वो अवेलेबल है। तो दिस इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लैनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी एक्वेटिक प्लैनेट के कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारे तारे यानी सन से जो हमारी डिस्टेंस है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में है मेजॉरिटी में, तो इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया गोल्डीलॉक जोन। जब हम किसी प्लैनेट को खोजते हैं कि वहां जीवन होगा या नहीं होगा, तो हम ये सर्च करते हैं वो गोल्डीलॉक जोन में है कि नहीं। तो गोल्डीलॉक जोन का मतलब हो गया कि जो स्टार है उसका जो सूर्य होगा, वहां से उस ग्रह की, उस प्लैनेट की जो दूरी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि वाटर जो है ना तो फ्रीज करे और ना ही वो वेपराइज हो। तो पानी 3 अवस्था में रहता है। अगर मैं इस पानी को गर्म कर दूंगा तो ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। अगर मैं इसको बहुत ठंडा कर दूंगा तो ये सॉलिड हो जाएगा। लाइफ में कौन सी लाइफ कहां सस्टेन करेगी, मैं कौन सा पानी पीऊंगा, मैं जो है वो लिक्विड वाटर का कंज्यूम करूंगा। तो मेरे लिए लाइफ के लिए या इसमें ऑक्सीजनेशन के लिए मुझे ये किस फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। सो दूरी जो है इतनी हो कि ना ये बहुत ज्यादा गर्म रहे ना ये बहुत ज्यादा ठंडा। इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डीलॉक जोन। आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या हमारी पृथ्वी जो है वो 2 हेमिस्फीयर में बटी हुई है। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब सवाल है कि क्या जो पानी का वितरण है दोनों गोलार्धों में समान है। चलिए जरा देखते हैं। तो इसको बोलते हैं हेमिस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी गोलार्ध वितरण पैटर्न। तो हम इन दोनों गोलार्ध की अगर हम बात करें तो लैंड डोमिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। एनसीईआरटी अगर आप उठाएंगे तो यहां पर दिया हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध को लैंड हेमिस्फीयर कहा जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये 2 हमारे पार्ट होते हैं यहां पे। तो साउदर्न हेमिस्फीयर वाटर डोमिनेंस है, यानी यहां पर पानी यानी वाटर जो है वो क्या है, डोमिनेंस है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किससे डोमिनेंस है, लैंड से डोमिनेंस। तो हमने क्या क्या पढ़ा,
हमने सबसे पहले पढ़ा कि ओशियन के लिए जो स्पेसिफिक स्टडी होती है वो ओशिनोग्राफी है, ज्योग्राफिकल साइंस का एक पार्ट है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये बेसिकली 71% वाटर है और 29% लैंड है। तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा कि जो है इसको एक्वेटिक वाटर सिस्टम कहा जाता है, ये जो है जल की अधिकता होने की वजह से इसको जलीय ग्रह गतिविधि कहा जाता है, और गोल्डीलॉक जोन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो है वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्थल का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। आगे हम पढ़ते हैं तो इसमें और क्या चीज निकलकर सामने आएगी। अगर हम इसको देखेंगे, बेसिक जनरल हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो भौगोलिक असमानता तथ्य क्या है कि भूमि और जल का असमान वितरण जलवायु को प्रभावित करता है। आखिर ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड है और साउदर्न हेमिस्फीयर वाटर है, ये सिर्फ ऐसे तुक्का है या इसका कोई प्रभाव है? जी हां। तो भूमि और जल की एक खास बात होती है, लैंड तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा हो जाता है। वाटर यानी जल ना तो रैपिडली हीट और नाइदर रैपिडली कूल, तो ना ये तेजी से गर्म होता है ना तेजी से ठंडा होता है। तो इसकी वजह से दोनों में ताप असमानताएं आ जाती, दोनों की ताप ग्रहण करने की क्षमता यानी कि जो टेम्परेचर को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट हो जाती है। मजा आ रहा है? यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब ताप को ग्रहण करना, ताप को रिलीज करना यानी कि जो टेम्परेचर को एक्सेप्ट करना और रिलीज करना, छोड़ना, जब ये दोनों अलग अलग होगा तो जलवायु निश्चित रूप से उसके आसपास की वायु और उसके आसपास का तापमान भी प्रभावित हो जाएगा। और जहां पर तापांतर होगा यानी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वहां पर जलवायु अपना काम करेगी ही करेगी, क्लाइमेटोलॉजी वहां पर एक्टिवेट होगा ही होगा। तो हमने क्या पढ़ा, आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर? तो जवाब दे देना कि भूमि और जल का असमान वितरण जलवायु को प्रभावित करता है, यानी अनइवन लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न, पूरी दुनिया के क्लाइमेटिक पैटर्न को प्रभावित करता है। अगर इस समय पूरी दुनिया को देखें तो सबसे ज्यादा गर्म स्थान जो है, जो अभी माना जा रहा है कि हीट वेव्स हैं फलाना है, दुनिया के सबसे गर्म स्थान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ लैंड, और वो भी अर्बन लैंड, शहरी क्षेत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में जो मैंने पढ़ाया? अब आ जाते हैं समुद्र विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो हमने पढ़ा कि समुद्र विज्ञान मतलब भूगोल की वो शाखा जिसमें हम स्पेसिफिकली सी और ओशियन के बारे में स्टडी करते हैं। परिभाषा हो गया, महासागरीय बेसिन, जल गुण और गतियों का अध्ययन समुद्र विज्ञान कहलाता है, यानी ओशिनोग्राफी डिफिनीशन, स्टडी ऑफ ओशियन बेसिन, जो अभी हम पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक। तो स्टडी ऑफ ओशियन बेसिन, वाटर प्रॉपर्टीज एंड मूवमेंट्स कम्स अंडर द स्टडी ऑफ ओशिनोग्राफी। तो ये दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा याद रखिएगा। सो ओशिनोग्राफी की डिफिनीशन क्या हुई? स्टडी ऑफ ओशियन बेसिन। सबसे पहले हम ओशियन के बेसिन, समुद्रों के बेसिन का अध्ययन करेंगे। वाटर प्रॉपर्टी की हमारी जल की जो है गुण क्या है, और मूवमेंट्स यानी जल की गतियां क्या हैं, इनका अध्ययन जो है समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, इतने प्यारे नोट्स है कि क्लास खत्म होते होते नोट्स आपके एकदम याद हो जाने चाहिए, ताकि मैं इस पर जब मेंस का क्वेश्चन बनाऊं तो आपके वाह सर आपने पढ़ाया और मेरा क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि मैंने आपसे कहा कि जीएस और ऑप्शनल में एक सबसे बड़ा अंतर है कि जब आप ऑप्शनल में कोई चीज कहेंगे, कोई परिभाषा, कोई आलोचना, क्रिटिसिज्म, लिमिटेशन, हमेशा वो किसी ना किसी ज्योग्राफर या जो ज्योग्राफी के साइंटिस्ट हैं उनके अध्ययन पे करेंगे। तो एच.ए. मार्मर ने भी ओशिनोग्राफी की परिभाषा दी। तो एच.ए. मार्मर की डिफिनीशन क्या है, ये आपको कोट करना पड़ेगा आंसर राइटिंग में, ओशिनोग्राफी में कोट करना पड़ेगा। समुद्री आकृति, जल लक्षण और गतियों पर केंद्रित अध्ययन समुद्र विज्ञान है। यानी एच.ए. मार्मर कहते हैं कि फोकस ऑन द बेसिन फॉर्म, वाटर कैरेक्टरिस्टिक एंड मूवमेंट्स कम्स अंडर स्टडी ऑफ ओशिनोग्राफी। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओशिनोग्राफी? फोकस ऑन बेसिन फॉर्म, बेसिन किस रूप में जा रहा है, वाटर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जल की जो गतियां हैं वो क्या है, एंड मूवमेंट्स उसका जो है वो संचलन क्या है, ये बेसिकली कम्स अंडर द ओशिनोग्राफी। क्लियर? तो एच.ए. मार्मर की डिफिनीशन। इसी तरह क्रीमैन ने भी अपनी बात कही ओशिनोग्राफी की। क्रीमैन कहते हैं कि जल मंडल आधारित गतिशील भाग का भौगोलिक विज्ञान समुद्र विज्ञान कहलाता है। जल मंडल आधारित यानी हाइड्रोस्फीयर बेस, गतिशील भाग जो उसका डायनेमिक पोर्शन है, जो मूवमेंट कर रहा है लगातार इधर से उधर, भाग का भौगोलिक विज्ञान। तो क्रूमेल क्या कहते हैं? क्रिमल कहते हैं पर्सपेक्टिव हाइड्रोस्फीयर बेस्ड डायनेमिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइंस, हाइड्रोस्फीयर बेस्ड डायनेमिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफिक साइंस नोन एज ओशिनोग्राफी। यानी जल मंडल का वो भाग जो लगातार गतिशील है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट संसार के ताप बजट, ऊष्मा बजट को प्रभावित करने वाला है। आइए आगे देखते हैं।
अब हमारा टॉपिक है ये समुद्र क्या है। हमें समुद्र तल के बारे में अध्ययन करना, तो थोड़ा सा हम ओशिनोग्राफी पे आते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। तो जरा देखें, जरा आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर का थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं, इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि ये क्या है और किस रूप में काम कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये जो दिखाई पड़ रहा है एक 3D पिक्चर है, ये ओशिन है। तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है वो इसको शो करता है। जैसे अगर आप यहां से देख रहे हैं तो यहां से हमारा ओशिन लेवल, सी सरफेस लेवल शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम इसको यहां से देख रहे हैं, तो हमारे इस धरती पर पर्वत हैं, ठीक है, पठार हैं, इसी तरह ग्लेशियर्स हैं। ये देखिए ग्लेशियर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो तमाम तरह की चीजें हमें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। तो जरा इसको थोड़ा समझते चलते हैं। तो यहां से क्या होता है, जैसे ये नदियां, रिवर्स हैं, ये पानी लेकर आ रही हैं समुद्रों में, तो ये आपके बीचेस हो गए। यहाँ पे क्या होगा, बीच होगा, घूमने लोग जाते हैं, समुद्री बीच होते हैं यहाँ पे। लेकिन जब समुद्र के अंदर जाते हैं, ये वाटर जो है, इस पे तरंगे उठ रहे हैं जो हमने पढ़ा, तो समुद्र के अंदर एक हमें अलग ही दुनिया यहां देखने को मिलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जरा इसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे समुद्रों के बारे में, तो आपको दिखाई पड़ेगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ज्वालामुखी जैसा निकल रहा है और समुद्रों के अंदर एक पूरी लंबी सी एक ज्वालामुखी श्रृंखला है। इसको मिड ओशिनिक रिज या जो है वो रिजेस कहा जाता है। इसको महासागरीय कटक कहा जाता है। दीज आर नोन एज कटक। या यहां से मैग्मा निकलता है धरती के अंदर से, ये यहां से निकल रहा है और ये क्या कर रहा है, समुद्र के तल को फैला रहा है और इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री में ये नया मैग्मा जो है वो लावा के रूप में बाहर आ रहा है, नई भूपर्पटी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो जरा हम इसको ध्यान से देखते चलते हैं कि ये क्या है और किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, कैसे हमारे लिए काम कर रहा है। तो अगर हम समुद्र के अंदर देखेंगे तो ये कहता है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, जो उसका बेसिन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिन पहले माना जाता था कि कटोरे जैसा है, फिर अंधेरा अंधेरा है, ये बिल्कुल सपाट होगा। लेकिन जब इसका अध्ययन, इसकी स्टडी की गई तो देखा गया कि इसके अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, इसके अंदर वॉल्केनिक आइलैंड पाए जा रहे हैं, इसके अंदर महासागरीय जो है वो आइलैंड है, महासागरीय द्वीप है। इसमें गायोट, जो चपटे चपटे होते हैं उसको गायोट कहा जाता है। यहां पर वॉल्केनिक आर्क पाए जाते हैं, महासागरीय चाप पाए जाते हैं जो ज्वालामुखी चाप होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया जाता है, ये शेल्फ का हिस्सा है। जो लैंड जो है समुद्र के अंदर जब चला जाता है उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ये नीचे की तरफ भागता है, तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज है, यहाँ पे कुछ उठा हुआ स्थान है। सडनली यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि समुद्रों के अंदर एक बहुत बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं। इनको एबिसल प्लेन यानी महासागरीय नितल कहा जाता है। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैनन पाया जाता है, ट्रेंच पाया जाता है, बहुत गहरी खाई, जैसे मारियाना ट्रेंच, दुनिया की सबसे गहरी जगह, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के नीचे जा रही होती है, निक्षेपित हो रही होती हैं, वहां पर ट्रेंच पाए जाते हैं, गर्त पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये जो संरचनाएं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ समुद्रों के अंदर पाया जाता है। ये रहा हमारा सी लेवल, ये हमारा वाटर लेवल रहा। ऊपर की दुनिया को आप जानते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, बीच, ये सब जो हमारी स्थलाकृतियां पाई जा रही हैं, जो कि लिथोस्फीयर का पार्ट है। लेकिन जब हम समुद्रों के अंदर जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, समुद्रों के अंदर जाने पर हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महासागरीय मग्न तट, महासागर जो है महाद्वीपीय ढाल, इसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल ब्रेक, एबिसल प्लेन, महासागरीय नितल तट, फिर इसके बाद वॉल्केनिक आर्क, गायोट, ओशिनिक आइलैंड, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक जिसे हम लोग एमओआर कहा जाता है, मिड ओशिनिक रिज, ट्रेंचेस, एबिसल प्लेन, ठीक है, ये सब कुछ पाया जाता है। यानी समुद्र जो है वो अंदर से बिल्कुल चपटा, फ्लैट नहीं है, ये विभिन्न स्थलाकृतियों को समेटे हुए। तो जो पिक्चर में हम यहां पर देख रहे हैं, हम अब उसी का अध्ययन करेंगे, उसी के बारे में क्लियर समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो हमने अभी तक इसकी परिभाषा को समझा, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी विस्तार से लेने की कोशिश करते हैं। तो मार्मर का जो है डिफिनीशन हो गया, क्रमल का डिफिनीशन हो गया। अब हम समझते हैं कि महासागरीय नितल आकृति यानी कि जो ओशिन फ्लोर रिलीफ है, जो हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का, वो क्या है और कैसे काम करता है। तो अगर हम ओशिन फ्लोर रिलीफ की बात करें तो माउंटेन, प्लाट्यूज, प्लेन्स ऑल्सो एग्जिस्ट अंडर द ओशियन। तो मैंने अभी आपको दो कंपैरिजन चार्ट यहां दिखाया कि देखो ऊपर हम देख रहे हैं तो ऊपर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। अगर हम समुद्रों से ऊपर जाएं तो हमें पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, पठार दिखाई पड़ रहे हैं, आइलैंड है, ग्लेशियर्स हैं, ये सब कुछ है। लेकिन समुद्रों के अंदर भी यही स्थलाकृतियां पाई जाती हैं।
समुद्रों के अंदर भी जो है लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो टॉपिक है उसी का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब हम आते हैं यहां पर तो हम देखते हैं कि जो महासागरीय नितल आकृतियां, तो ओशियन फ्लो रिलीफ जिसे कहा जाता है, हमारा पहला जो टॉपिक है। तो ओशियन फ्लो रिलीफ कहता है कि यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको जो है इस रूप में इसको करने के लिए जा रहे हैं। तो जब हम ओशियन फ्लो रिलीफ की बात करेंगे तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि माउंटेन, प्लाटियो एंड प्लेन्स, यानी कि जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, ये सारी आकृतियां समुद्रों के अंदर भी पाई जाती हैं। समुद्रों के अंदर भी ये पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही हैं। तो पहला सेगमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थल समानता सिद्धांत, यानी लैंडफॉर्म सिमिलरिटी प्रिंसिपल। तो लैंडफॉर्म सिमिलरिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, स्थल समानता सिद्धांत की स्थलाकृति जैसे रूप समुद्र तल पर पाए जाते हैं सबसे पहले। यानी केवल लैंडफॉर्म्स जो हैं, जो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कुछ जो है, गहरे स्थान, ये सब लैंड पे ही नहीं है, ओशियन के अंदर पाए जाते हैं। एंड दैट्स कॉल्ड लैंडफॉर्म सिमिलरिटी प्रिंसिपल। यानी ओशियन फ्लोर शो फीचर सिमिलर टू द टेरेस्ट्रियल रिलीफ, यानी कि जो समुद्र के तल है वहां पर भी जो महाद्वीपों पे पाए जाने वाली स्थलाकृतियां उसी तरह से वहां पर भी पाई जाती हैं। अब सवाल यह है, हम पता कैसे लगाते हैं? मनुष्य 230 मीटर के नीचे जा नहीं सकता और समुद्र तो बहुत गहरा है, समुद्र तो बहुत गहरा है, तो हम बहुत ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकते, स्कूबा डाइविंग कर नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। तो हम इसके लिए एक मेथड का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हाइग्रोग्राफिक कर्व। ठीक है, तो हाइप्सोग्राफिक कर्व जो होती है वो हमारी इस रूप में काम आती है। तो बेसिकली ये ऊंचाई और गहराई का विवरण, ये क्या होता है, यहां से तरंगे वापस लौटती है तो हमें पता चलता है ये स्थान गहरा है, ये स्थान ऊंचा है। यहां से तरंगे वापस आकर लौटती हैं तो हम उसके लौटने का जो टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, हम उसके हिसाब से इसको निकालते हैं कि भाई ये जल्दी आ गई, इसका मतलब ये स्थान ऊपर रहा होगा। यहां से तरंगे लौटने में इसने टाइम लिया, सेम स्पीड की तरंगों में, इसका मतलब ये स्थान गहरा होगा। तो हम इसको हाइप्सोग्राफिक कर्व कहते हैं। तो हाइप्सोग्राफिक कर्व जो है वो ऊंचाई और गहराई का विवरण दिखाने के लिए उपयोग होता है। समुद्रों के अंदर बहुत गहरी गहरी जगह है जहां हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाइप्सोग्राफिक कर्व का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, विजुअल हो रहा है क्लियरली आपको? तो हम इसका प्रयोग करते हैं और हम इसके माध्यम से चीजों को जानते और समझते हैं। डन, चलिए। सो हाइप्सोग्राफिक कर्व यूसेज शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिवेशन, क्या दिखाता है याद रखिएगा, अंडरलाइन करना है, एलिवेशन एंड डेप्थ ग्राफिकली, और गहराई को यह शो करता है। डन है, चलिए आगे देखते हैं। अब पी लेक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो साइंटिस्ट हैं पी लेक। यूज कर्व इन द फिजिकल ज्योग्राफी फॉर द ओशियन रिलीफ डिस्क्रिप्शन। तो इन्होंने सबसे पहले इन तरंगों का प्रयोग करके महासागरीय नितल, यानी कि जो हमारा ओशियनिक बेसिन है उसके बारे में, उसके भौतिक आकृतियों के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया, उसका वैज्ञानिक व्याख्या की, और यहीं से जो डीप ओशियन जो हमारा सेगमेंट था वो हमारे सामने आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये दो अक्षों पे काम करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम जरा इसको समझते हैं कि एक्स, तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो कैसे काम करता है? तो कहते हैं कि हॉरिजेंटल शोज एरिया एंड वर्टिकल शोज एलिवेशन डेप्थ। तो हॉरिजेंटल एक्सिस बताएगा कि कितने एरिया में वो चीज फैली हुई है, जैसे मिड ओशियनिक रिज। तो मिड ओशियनिक रिज को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो एमओआर या मध्य महासागरीय कटक है, अंदर जो है वो कोई ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, कोई आइलैंड है। तो जो एक्स एक्सिस होता है, यानी कि जिसको हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज अवस्था कहा जाता है, क्षैतिज पर क्षेत्रफल दिखाई पड़ता है और ऊर्ध्वाधर पर गहराई दिखाई जाती है। ऊर्ध्वाधर पर बताया जाता है कि समुद्र से कितनी गहराई पर या कितनी ऊंचाई पर यह चीज बनी हुई है। तो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर पर क्या दिखाया जाएगा? ऊंचाई या गहराई दिखाई जाएगी, और क्षैतिज अवस्था पर क्या दिखाया जाता है? उसका क्षेत्रफल या उसका कितना एरिया, उसका जो है वो एक्सपेंशन है, इसके बारे में शो किया जाता है। डन है? गुड।
तो अगला है औसत ऊंचाई गहराई तथ्य क्या होता है। तो महाद्वीपों की जो औसत 304 मीटर और महासागर 3800 मीटर गहरे हैं। तो एवरेज एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ये पर्वत यहां पहुंचा है, दूसरा यहां पहुंचा है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो यहां पर क्या होगा, एवरेज निकाला, जैसे हिमालय की एवरेज की भाई 6500 फीट जो है महान हिमालय ऊंचा है, तो उसमें कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ कम है, तो एवरेज निकाला, एलिवेशन निकाला जाता है कि भाई ये कितना अपने आधार से कितना उठा हुआ है। तो जो महासागर है उनका जो औसत एलिवेशन है, औसत जो ऊंचाई है 340 मीटर है। कुछ और भी ऊंचे होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो औसत जो है वो अपने आधार से 340 मीटर ऊंचा है। और जो उसकी गहराई है, जो समुद्र की गहराई है, वो 3800 मीटर यानी 3.8 मीटर जो औसत गहराई है। कई जगहों पे तो 11 किलोमीटर गहरा है, मारियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है, लेकिन जो औसत गहराई है वो 3.8 किलोमीटर यानी 3800 मीटर जो है समुद्र औसत रूप से गहरा है। तो औसत वर्ड को याद रखिएगा, ये कोई पॉइंट नहीं है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर गहरा है, कहीं पर कम गहरा है। इन सबको मिलाकर जो एवरेज निकल कर आ रहा है कि समुद्र जो है, समुद्र तल से जो हम यहां देख रहे हैं उससे 3800 मीटर एवरेज इसकी गहराई है। और जो इसमें एलिवेशन यानी जो पहाड़ियां वहाड़ियां उठी हुई, गायाट पठार उठे हुए हैं, वो 340 मीटर ऊंचे। याद रहेगा, आंसर राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है निकल कर आएगा। तो समुद्र 3800 मीटर का जो है इसका जो है डेप्थ मानी जाती है। और पृथ्वी की औसत गहराई यानी कि जो पूरी अर्थ है उसकी औसत गहराई 2440 मीटर मानी जाती है। अर्थ मीन एलिवेशन डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 2244 मीटर्स जो पृथ्वी की औसत गहराई है। समुद्रों में जो 28% हिस्सा है, 28%, वो 4420 मीटर गहरा है। यानी समुद्र में जो औसत गहराई हमने निकाली, जो औसत जो डेप्थ है एवरेज, वो 3800 मीटर है कि भाई औसत निकाला 3800, लेकिन समुद्रों में 28% हिस्सा ऐसा है ओशियंस में जो 4420 मीटर यानी 4.4 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। ठीक है, 28%, तो जिसे कहते हैं कि डीप ओशियन, बहुत डीपर है, बहुत गहरा है ये। सो जो गहराइयां होती हैं वो बेसिकली परसेंटेज में शो की जाती हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, द ओशियन डेप्थ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो ये हमारा रहा कि हमने आज परिचय किया। तो हमारी आज की ये पहली क्लास रही। नोट्स आप बताइएगा, नोट्स इज इट गुड टू रीड, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड ग्राफ के साथ, कि हम ये पढ़ने में आसान है? मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। यस सर, इट इज वेरी इजी, 8285894079, या हमें पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए, या माइंड मैप फॉर्म इज वंडरफुल कि सर ये पूरा हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा हमें जो है सारे नोट्स में इसी फॉर्मेट में आपके इसलिए लेकर आऊंगा। सो जो आपको अच्छा लगे, मेरे पास कई तरह के नोट्स के फॉर्मेट में, लेकिन यहां पर मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे नहीं याद करना है, मुझे नहीं आंसर राइटिंग करनी है। विच फॉर्म इज बेस्ट फॉर यू? टाइम सेव करना है, आपका दुश्मन समय है, तो मेरा कोशिश रहेगी कि मैं वो मेथड लाके दूं आप क्विकली याद करो, क्विकली पढ़ो और आंसर राइटिंग पे अप्रोच करो। सो इफ दिस नोट्स आर द बेस्ट फॉर यू, अगर ये लग रहा है कि यार इससे मुझे पूरा पूरा याद हो गया, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आई कैन ईजिली रिमेंबर, आई कैन ईजिली रिलेट टू ईच अदर, तो मैं ये नोट्स कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को डिटेल पॉइंट वाइज नोट्स दिए थे, पीपीटी फॉर्मेट दिए थे। अगर वो नोट्स अच्छे हैं, वी विल गो फॉर दैट। इट्स अप टू यू कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो ये पहले से ही आपके पास अपलोड हो जाएंगे, पढ़िए, मस्त रहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप मेरे साथ डिस्कशन करिए, आंसर राइटिंग करिए। सर ओशियन में जो माउंट प्लाटियो एटसेट्रा बने वो क्या सेम प्रोसेस से बने? नहीं, सेम प्रोसेस है ही नहीं है, क्योंकि ओशियन में ही अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो देयर आर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, convergent boundary and divergent boundary. So they are not the same process. Some are the relics, some are the made by the volcanic activity, some are the oldest, some are the newest, some जो है वो पृथ्वी में बहुत से जो है वो चेंजेस के बारे में वो दिखा रहे हैं। तो सभी एक साथ नहीं बने हो, सब डिफरेंट प्रोसेस से मिलकर बने, और स्थलाकृतियां ऐसी बनती हैं। नॉट द एवरी माउंटेन, जो हमारे धरातल पे सारे माउंटेन जो है वो वलित पर्वत नहीं है, दे आर नॉट फोल्डेड माउंटेन्स। सम आर द रेलिक माउंटेन्स, सम आर द जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जो थ्रस्ट माउंटेन्स है, कोई टेंशन से बना है, कोई कंप्रेशन से बना है, सेम चीज। तो यहां से आज हमारी पहली क्लास शुरू हो रही है। सो एंजॉय दिस प्रोसेस। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग करनी है।
आपको बताया है, तो नोट्स आपको अच्छे लगे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और अगर ये नोट्स आपको पढ़ने में, बात करने में अच्छे लग रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो मैं जब ये क्लास करूंगा तो मैं इसके साथ आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दूंगा, आप इसको पढ़कर आप आंसर राइटिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने सिलेबस डिस्कस किया कि क्या क्या सिलेबस हैं, कितने 11 पॉइंट्स हैं हमारे पास इस सेगमेंट में। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर पार्ट। थैंक यू सो मच।